हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं 23 मार्च 1931 को घटित घटना जिसमें सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी, यानी कि आज ही के दिन। तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक बहुत सारी इंटरनेट पर पोस्टें, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे सोशल मीडिया के वीडियोस और बहुत कुछ जो है देखने को मिला, पढ़ने को मिला। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारी, बहुत कुछ जो एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते छूट सा गया है, तो मुझे लगा कि ये मुझे पूरा कर देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड किया है। इसमें तुम्हें सुनने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, देखने को कम। तो चलिए हम बात करते हैं 23 मार्च 1931 के बारे में कि आखिर उस दिन हुआ क्या था जब इनको फांसी दी गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये शानदार लेक्चर। देखिए, सभी जानते हैं कि आज के दिन इन तीनों को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो आखिर दी गई तो कैसे दी गई? देखिए, भगत सिंह जिस समय इनको फांसी दी गई थी, यानी कि हम बात कर रहे हैं 23 मार्च 1931 की, उस समय ये सब के सब थे जेल में बंद। जब ये जेल में बंद थे तो उनके उस समय के यानी कि अंतिम 12 घंटों के क्या माहौल रहा। एक नॉर्मल इंसान जो होता है, जब उसे पता चल जाता है कि मुझे फांसी की सज़ा होने वाली है, तो सोचिए वो आदमी कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं था। बिल्कुल शानदार और अजीब तरीके से इन लोगों ने खुशी खुशी जो मौत है उसको स्वीकार कर लिया था। ये जो जानकारी है वो हमको मिलती है वहाँ के वार्डन चरत सिंह के द्वारा। चरत सिंह जो थे वो नॉर्मली ये बताते हैं कि जिस दिन इनके मौत की सूचना आई थी, उन्हें पता लगा था कि अगले दिन यानी कि 24 मार्च को फांसी देने की बजाय इनको 23 मार्च को ही फांसी दी जाएगी। तो ये वहाँ पहुँचे जेल में और ये बुदबुदाने लगे, बोलने लगे, ये कोई बात होती है क्या? ऐसे कोई फांसी दी जाती है क्या? और इन्होंने ये जो सूचना है वो जेल के और अधिकारियों तक पहुंचा दी थी, क्योंकि ये जो निर्णय था वो ऊपर से लिया गया था। क्योंकि अंग्रेज़ अधिकारी ऐसा मानते थे कि इनको निश्चित समय पर फांसी दी जाएगी तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, इसलिए इन्होंने इनको निश्चित तिथि से पहले ही फांसी की सज़ा दे दी। जब इनको फांसी की सज़ा की सूचना जेल में पहुंचती है तो सभी जो कैदी थे वो हक्के बक्के रह जाते हैं और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि देखिए, जो भी चीज़ें हैं भगत सिंह से जुड़ी हुई, सुखदेव से जुड़ी हुई और राजगुरु से जुड़ी हुई, वो उन्हें दे दी जाएं। इस लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जब पंजाब कांग्रेस के नेता थे भीम सिंह सच्चर, इन्होंने पूछा था कि आपने अपना बचाव क्यों नहीं किया, तो भगत सिंह ने जवाब दिया था कि इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका स्वाभिमान मजबूत होता है, इसलिए हम अदालत में अपील नहीं की। भगत सिंह बहुत किताबें पढ़ने का शौक़ रखते थे, किताबें बहुत पढ़ते थे वो, और जेल के अंदर भी उन्होंने बहुत सारी किताबें जो हैं वो पढ़ी थी। इन्होंने लाइब्रेरी से जेल के अंदर किताबें मंगाई थी, इतने शौकीन थे ये किताबें पढ़ने के। लेकिन जेल की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी कठिन थी। इन्होंने इनके एक स्कूल के साथी थे जिनका नाम था जयदेव कपूर से इन्होंने कहा था कि मुझे कुछ किताबें चाहिए जिनमें कार्ल लिवनिक की मिलिट्रीज, लीनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और ऑप्टन सिंगलियर द उपन्यास द स्पाई, ये मुझे भिजवा दें। इन्होंने अपने मित्र से रिक्वेस्ट किया था इस बारे में कि ये किताबें मुझे मिल जाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा इन्हें पढ़कर। और जिस जेल में
जिस जेल की बैरिंग में भगत सिंह बंद थे वो नीचे से कच्ची थी, उसमें नीचे घास उगी हुई थी और वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी कि उसमें भगत सिंह सो भी पाएँ, ढंग से बैठ भी पाएँ। और वो 5 फुट 10 इंच के थे और उसमें मुश्किल से वो सो पाते थे, इतनी सकरी थी। भगत सिंह को जब वो फांसी दी जा रही थी तो उनके वकील थे प्राणनाथ मेहता, वो उनसे मिलने पहुंचे थे। तो वो बताते हैं कि जब मैंने दूर से भगत सिंह को देखा था तो वो एक पिंजरे में शेर की भांति बंद थे और जब वो पहुंचे भगत सिंह से मिलने तो भगत सिंह से उनसे पूछा कि कैसे हो। भगत सिंह ने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम मेरी किताब लेके आए हो क्या। उन्होंने कहा हाँ मैं लेके आया हूँ, क्यों नहीं लेके आया। उन्होंने एक किताब मंगाई थी जिस किताब का नाम था रिवॉल्यूशनरी लेनिन। उन्होंने वो किताब भगत सिंह को दे दी और भगत सिंह उस किताब को पढ़ने लग गए थे। यानी कि जब वो किताब पढ़ने बैठे थे उस समय उनकी मृत्यु यानी कि उनको फांसी देने में मात्र 2 घंटे का समय बचा था। तो उनके वकील ने उनसे पूछा कि कोई संदेश देना चाहोगे अपने देश के लिए। तो उन्होंने उनकी तरफ देखा तक नहीं और वो अपनी किताब पढ़ते रहे। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं 2 संदेश देना चाहूँगा, एक साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और दूसरा इनकलाब जिंदाबाद। और उन्होंने कहा, भगत सिंह ने कहा कि तुम मेरा संदेश पहुंचा देना पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के पास कि उन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली, बस थैंक यू। ऐसा बोलकर उन्होंने मेहता से मुंह मोड़ लिया और किताब पढ़ने लग गए। मेहता क्या करते, वो अगली कोठरी में चले गए जिस कोठरी में राजगुरु बंद थे। राजगुरु से पूछा कुछ कहना चाहोगे। राजगुरु ने कहा हम लोग जल्द मिलेंगे। और उन्होंने कहा हाँ एक बात याद रखना, जब मुझे फांसी पर चढ़ा दें तो तुम जो इस जेल का जेलर है उससे कैरम बोर्ड ले लेना। मेहता ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम्हें फांसी की सज़ा होने वाली और तुम बोल रहे हो मेरे मरने के बाद जेलर से कैरम बोर्ड ले लेना। मेहता उन्हें बस सुनते रहे और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें 12 घंटे पहले फांसी की सज़ा दी जा रही है। तो बगल की कोठरी से भगत सिंह ने कहा कि देखो आप मुझे इस किताब का एक अध्याय पढ़ने दोगे क्या। मेहता क्या करते, मेहता वहाँ से चले गए। भगत सिंह ने वहाँ पर एक मुस्लिम कर्मचारी था और जो कर्मचारी था वो सफाई कर्मचारी था, सफाई करता था जेल की बैरिंग की। उससे कहा कि जिस दिन, बहुत पहले कहा था कि जिस दिन मुझे फांसी हो उस दिन तुम मेरे लिए अपने घर से खाना लेके आओगे। तो वो मुस्लिम जो कर्मचारी था बेबे, उसने कहा क्यों नहीं, जिस दिन तुम्हें फांसी होगी मैं पक्का उस दिन शाम को तुमको खाना लेकर आऊँगा। लेकिन बेबे को जेल के अंदर घुसने नहीं दिया गया, वो जेल के बाहर खाना लेकर खड़ा रहा क्योंकि जेल के अंदर फांसी की तैयारियां शुरू हो गई थी, बड़े बड़े अधिकारी पहुंच चुके थे, इसलिए उस सफाई कर्मचारी को नहीं घुसने दिया गया। और भगत सिंह की जो इच्छा थी कि उनके घर का खाना खाने की, वो नहीं खा पाए। इसलिए बेबे को बहुत मलाल रहा कि मैं उनकी जो आखिरी इच्छा थी वो पूरी नहीं कर पाया। फिर तीनों को बुलाया गया, तीनों को बाहर निकाला अपनी अपनी कोठरी से। तो सुखदेव जो है उसने अपने हाथ जोड़े और हाथ किसी के सामने नहीं जोड़े, ऐसे ही हाथ जोड़े जिसमें पीछे भगत सिंह और राजगुरु भी थे। और वो गाना गाने लगे कि कभी वो दिन भी आएगा कि हम आज़ाद होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमान होगा। ऐसा वो गाना गा रहे थे उस समय। और फिर उनको लाया गया जेल के अंदर, मेन जो प्रांगण था जहाँ फांसी दी जाने वाली थी, वहाँ पर लाके उनको तीनों का जो वजन था वो वजन तोला गया। एक अजीब बात ये थी कि तीनों के वजन बढ़ चुके थे, यानी कि उन्हें किसी प्रकार का तनाव नहीं था कि हमें फांसी होने वाली है। उसके बाद उन तीनों को काले रंग के कपड़े पहना दिए। जो काले रंग के कपड़े पहनाने के बाद उनके मुंह जो है उनको नहीं ढका गया था। तो वहाँ पर चरस सिंह था, तो चरस सिंह ने भगत सिंह को कहा कि लास्ट टाइम है तुम्हारा, ऐसा करो वाहे गुरु को याद कर लो। भगत सिंह हंस के बस मुस्कुरा के बोला,
पूरी ज़िंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार ईश्वर को कोसा है, और तुम कहते हो कि मैं अपने मौत के समय ईश्वर को याद करूं। मैं एक डरपोक तो नहीं हूं, और ना मैं इस मृत्यु के समय ईश्वर को याद करूंगा। चरस सिंह ने उनकी बातें सुनी, बस क्या बोलता। कुछ समय के बाद कुछ बड़े बड़े अधिकारी उनके पास पहुंच गए, और जो जेल के कैदी थे, बाकी कैदी थे, वो उनको बड़े ध्यान से देख रहे थे अपनी अपनी बैरिंग से, और वो ज़ोर ज़ोर से गाने लगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आज़ाद हो। ऐसे नारे जेल की बैरिंगों में बंद जो कैदी थे वो लगाने लगे। भगत सिंह ने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था एक बार कि जब भी मैं फांसी पर चढ़ूँगा तो नारा लगाऊंगा इनकलाब जिंदाबाद। तो वो उनका प्रॉमिस कुछ समय बाद पूरा होने वाला था। जेल के अंदर इतने तेज नारे लग रहे थे कि उनकी आवाज़ जेल से बाहर जा रही थी, और उनकी आवाज़ जेल से बाहर जा रही थी तो बाहर के लोगों को भी लग रहा था कि जेल के अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तभी जल्लाद आता है, और जल्लाद ने पूछा कि तुम में से सबसे पहले कौन मरना चाहेगा। तो सुखदेव सबसे पहले आगे आया और बोला, मैं मरूंगा सबसे पहले, मैं सबसे पहले शहीद दूंगा, सबसे पहले फांसी के फंदे पर मैं झूलूंगा। और एक एक करके तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। कई मिनट तक वो उस फांसी के फंदे से लटके रहे, और अंत में उनको उतारा गया तो वहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन थे, लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोदी थे। उन्होंने उनको उतारा, चेक किया, और वो तीनों के तीनों शहीद हो चुके थे। वहीं पर एक और कर्मचारी थे, एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनसे कुछ करने के लिए बोला गया। उनसे कहा कि तुम मृतकों की पहचान करो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा अब नहीं करूँगा। तो उनको तुरंत के तुरंत वहाँ पर निलंबित कर दिया गया, और उन्हें उसका बिल्कुल मलाल नहीं हुआ। फिर सोचा कि इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए, जेल के अंदर। लेकिन उन्होंने सोचा जेल के अंदर अगर हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे तो जेल के अंदर से धुआं उठेगा, और लोगों को पता चल जाएगा बाहर कि इसके अंदर आज कुछ हुआ ज़रूर है, किसी का अंतिम संस्कार हुआ है, हो सकता है जेल पर हमला हो जाए। इसीलिए उनको बाहर ले जाने का प्लान बनाया गया। दीवार तोड़ी गई जेल की, और उनके शवों को एक ट्रक में भर कर ले गए। पहले प्लान था कि रावी नदी के तट पर इनको जलाया जाए, लेकिन अंत में उन्हें सतलज नदी के किनारे जलाने का फैसला लिया। रात के 10 बज चुके थे, और उस समय के पुलिस अधीक्षक थे कसूर सुदर्शन। वहाँ पर वो एक वहाँ पास में एक गांव पड़ता था, उस गांव का नाम था कसूर गांव। वहाँ से एक पुजारी को लेके आते हैं, जिस पुजारी का नाम था जगदीश अचरज। इसको बुला के लाए। उसमें उन्होंने पुजारी के माध्यम से उसमें आग लगवाई, और जैसे ही आग लगवाई तो वहाँ पर गांव के लोग पहुँच गए, और गांव के लोगों ने अंग्रेज़ों को अंतिम संस्कार करते समय घेर लिया। और जैसे ही गांव के लोगों को पता चला तो अंग्रेज़ जो वहाँ पर उनको जलाने आए थे, उनकी चिता में आग लगाने आए थे, वो सब के सब वहाँ से भाग गए। और उसके बाद अगले दिन दोपहर के आसपास पूरे क्षेत्र में एक सन्नाटा फैल गया। लोगों को पता चल चुका था कि उन्हें फांसी दे दी गई, उन्हें एक ऐसे तरीके से जलाया गया जिसमें अपमान के अलावा और कुछ नहीं था। शोक जुलूस निकाला गया। शोक जुलूस लगभग 3 मील लंबा था, 3 मील लंबा, और आसपास कि जिसने भी इनकी मृत्यु के बारे में सुना था वो सन्न रह गया था। ब्रिटिश हुकूमत ने जो इनके सबके साथ अपमान किया वो बहुत ही निंदनीय था। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी समय जो वहाँ के वार्डन थे,
चरत सिंह, वो भी रोने लगे थे ज़ोर ज़ोर से। बोले मैंने 30 साल तक काम किया है, मैंने ऐसे ऐसे हज़ारों लोगों की मौत देखी है, लेकिन मैंने इतने हंसते हुए मौत को गले लगाने वाले लोग कभी अपने जीवन में नहीं देखे। और आपको मालूम है उनकी मृत्यु के बाद लगभग 16 साल के बाद हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है। उनका बलिदान आज भी लोग याद करते हैं, अपने अपने तरीके से उनकी बातें लोगों को शेयर करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। और आज की जो नई पीढ़ी है वो भी इनके बारे में पढ़ती है, सुनती है, और सुनना भी चाहिए, जानना भी चाहिए कि आखिर स्वतंत्रता हमको मिली तो मिली कैसे, इसमें किन लोगों का जीवन कुर्बान हुआ, किन लोगों ने अपने राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी, किन लोगों की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, अपना जीवन जी पा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा मेरा योगदान था। मैंने सोचा कि इस संबंध में एक वीडियो बनाया जाए, लेक्चर बनाया जाए। हो सकता है आपने ये बातें पहले सुनी हो, जानी हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को सुनकर, पढ़कर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। अगर आपको ये जानकारी ठीक लगती है, अच्छी लगती है, तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं।